नमस्कार दोस्तों। हेलो एवरीवन। मैं एमएससी बीएड वाला आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता होगा। आजकल मैं लगातार टॉपिक्स डाल रहा हूं आप लोगों के लिए एडोलेसेंस से रिलेटेड। बच्चों की लाइफ में क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, किस चीज़ का कैसे बच्चों पर जो है इम्पैक्ट पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आजकल आपको उन चीज़ों के बारे में समझा रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर एडोलेसेंस। अब आपको पता है ना कि जो मैंने आपको जिससे पहले समझा कि किशोर अवस्था क्या होती है, उस दौरान क्या क्या होता है, बच्चों के कैसे मूड जो होते हैं वो स्विंग्स होते हैं, उस टाइम जो है उस समय में उन्हें किस किन चीज़ों से डील करना होता है, किस किस अवस्था से और किस किस कंडीशन से वो गुजर रहे होते हैं। तो ये जो एडोलेसेंस है इसमें हमें बच्चों का विशेष जो क्या है ध्यान रखना चाहिए। तो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो आज का टॉपिक मैंने चुना है वो है नीड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर एडोलेसेंस। तो चलो हम शुरू करते हैं। गाइडेंस इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू अ पर्सन टू नो हिज potential and limitations. It enables him to understand oneself, to be able to adjust to the situation. Okay. देखो, अब जब गाइडेंस का सिंपल अगर हम मीनिंग बोले तो क्या होता है, गाइडेंस का मतलब होता है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन करना मीन्स किसी को एक पाथ दिखाना, एक रास्ता दिखाना। रास्ता दिखाने का मतलब ये नहीं है कि ये रोड यहाँ से जा रही है और ये आगे निकलेगी, या फिर ये रास्ता वहां को निकल रहा है वहां को जाएगा वाला रास्ता नहीं। मार्गदर्शन करना मतलब जीवन में किन रास्तों को चुना जाना चाहिए, किस अनुसार चुना जाना चाहिए, और आप में किस चीज की क्षमता है, क्षमता को देखते हुए किन मार्ग को चुना जाना चाहिए। यहाँ पर पाथ का मतलब ये है। तो गाइडेंस का जो बताया गया है, जो मीनिंग है वो समझाया गया है, बोला गया है यहाँ पर कि किसी को मार्गदर्शन करना, किसी बच्चे को, किसी पर्सन को, किसी विशेष व्यक्ति, किसी को भी। और अभी हम यहाँ पर अगर एडोलेसेंस बोल रहे हैं तो किशोर अवस्था में बच्चों का क्या करना, मार्गदर्शन करना। किस बेसिस पे? बच्चों की पोटेंशियल के बेसिस पे कि बच्चा क्या क्षमता रखता है, कैसी क्षमता रखता है, और उनकी लिमिटेशन के बेसिस पर कि क्या बच्चा कर सकता है, क्या बच्चा नहीं कर सकता है। अब आपने देखा होगा ना, हर बच्चा अपने में एक यूनिक है। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, अपनी कैपेबिलिटी है ना। सब बच्चे एक जैसे नहीं हैं। कुछ में कुछ क्वालिटी है, कुछ में कुछ कोई विशेष क्वालिटी है, कोई कुछ क्वालिटी पजेस करता है। तो हर कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या है, हर किसी में अपना एक हुनर है। तो उस हुनर को पहचान कर उस पर अपनी कमांड अच्छी बनाकर उस चीज पे ग्रो करना है ना। तो उस चीज के लिए अब जैसे क्या होता है, एडोलेसेंस में अब बच्चा है तो बच्चा ही, तो उसको क्या चाहिए होता है, एक काउंसलर चाहिए होता है जो उसको गाइड कर सके, है ना। तो इस एज में क्या है, बच्चे को उसकी असली पावर बताना, उसकी किन चीजों में पकड़ो उसको, उन चीजों के बारे में समझाना ही क्या है, बच्चे को क्या है, गाइडेंस देना होता है। ओके। और इससे क्या होता है, बच्चे को खुद की अपनी ताकत का पता चलता है, अपनी क्वालिटीज के बारे में पता चलता है, अपनी लिमिटेशंस के बारे में पता चलता है कि किन चीजों को हाँ मैं एक्चुअली में कर सकता हूं, किन चीजों को मैं नहीं कर सकता है, किन चीजों में मेरी पकड़ अच्छी है और किन चीजों में नहीं है। तो उस चीज से बच्चे का क्या होता है, माइंडसेट डेवलप होता है। बच्चा उन चीजों में क्या होता है, जिस चीजों में अच्छा होता है उन चीजों में और उभरता है। अगर जब बच्चे का सही मार्गदर्शन किया जाए कि वो इन इन चीजों को ठीक प्रकार से कर सकता है और उस चीज में उसकी क्या है, रुचि है, उसको उन चीजों के बारे में बताया जाए, उसके एस्पेक्ट बताए जाएं, उसके पॉजिटिव उन चीजों का कॉर्नर बताया जाए कि हाँ ये इस चीज से रिलेटेड हो सकता है। ओके। जैसे अगर हम बोलें कोई बच्चा राइटिंग स्किल में अच्छा है, कोई स्केचिंग में अच्छा है ना, कोई खाना पकाने में अच्छा है, कोई बोलने में बहुत अच्छा है, तो हर प्रत्येक बच्चे को उस अनुसार समझाया जाए कि क्या उसकी क्वालिटीज हैं, क्या उसकी कैपेबिलिटीज हैं। ओके। तो गाइडेंस का मतलब ये बताया गया है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देखें। जैसे हमने बोला कि टाइप्स ऑफ गाइडेंस, कि गाइडेंस को अगर हम बोले कि नॉर्मली क्या क्या टाइप के होते हैं, तो ऐसे मैंने 3 जो हैं ये पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एजुकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस एंड वोकेशनल गाइडेंस। अब जैसे आपको एजुकेशनल गाइडेंस जो मैंने पहले यहाँ पर लिखा है, तो एजुकेशन गाइडेंस से आपको पता चल रहा होगा कि इसका मतलब सिंपली क्या उभर के आ रहा है
कि एजुकेशन के फील्ड में बच्चे को गाइड करना। एजुकेशन जो वो ले रहा है, जिस भी तरीके की एजुकेशन वो ले रहा है और उसका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, वो किस सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है, तो बच्चे को उस सब्जेक्ट के आने वाले अपकमिंग जो फ्यूचर आ रहा है, जो फ्यूचर में है, क्या क्या एस्पेक्ट उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, क्या क्या उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, किस किस तरीके के ऑप्शंस उसके लिए खुल सकते हैं। ओके, तो कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ बिलो मीडियम होते हैं। अब हम बच्चे को सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पे जज नहीं कर सकते हैं, हर बच्चे की अपनी एक क्वालिटी है, इंडिविजुअल डिफरेंस आपको सब में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर सिर्फ हम एक एजुकेशन के बेसिस पे बोला जाए तो हर बच्चा का जो क्या है सब्जेक्ट उसके इंटरेस्ट के अनुसार है। ओके, तो एजुकेशन के उसमें उनका मार्गदर्शन करना कि किस सब्जेक्ट में आगे जाके क्या ऑप्शन खुलते हैं, किस में आपके क्या क्या करियर ऑप्शन है, और उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो उस सब्जेक्ट से मैच खा रहा है नहीं खा रहा है, इसमें क्या होता है बच्चे को समझाना होता है। तो एजुकेशनल गाइडेंस में ये सब आ जाएगा। दूसरा है पर्सनल गाइडेंस। पर्सनल गाइडेंस क्या होती है? अब देखो, स्कूल सिर्फ एक क्या है, शिक्षा का माध्यम नहीं है कि बच्चा वहां सिर्फ पढ़ाई के लिए जा रहा है। सिर्फ स्कूल में बच्चे का दाखिला होता है इस तरीके से नहीं होता है कि सिर्फ वहां पढ़ लिख के घर आ जाएगा। वो स्कूल में क्या होता है, 10 लोगों से मिलता है, 10 क्या वो हजारों लोगों से मिलता है, वो इंटरेक्ट करता है। अपनी क्लास में कितने ही बच्चे होते हैं, वो हर तरीके से बच्चे से मिलता है, हर बच्चे को भांपता है, हर बच्चे को समझता है, हर बच्चे की क्वालिटी भी देखता है। अब देखो, क्लास में इतने बच्चे होते हैं तो अब आप ये समझते होंगे ना कि हर कोई एक इंसान सबका बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है। अब कोई सबका बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है। तो हर किसी का बिहेवियर, हर किसी का नेचर, हर किसी की हैबिट्स क्या है, डिफरेंट है। हर बच्चे का ऑरा क्या है, डिफरेंट है। हर बच्चे की वाइब क्या है, डिफरेंट है। तो हम बोलते हैं ना, यूर वाइब अट्रैक्ट यूर ट्राइब। तो क्लास में क्या होता है, कुछ बच्चों की आपस में बहुत अच्छी बनती है, कुछ के व्यूज बहुत अच्छे मैच खाते हैं, कुछ साथ बैठना पसंद करते हैं। तो हर किसी के बच्चे की क्या है, अपना नेचर, बिहेवियर, हैबिट है, जो दूसरे को किस तरीके की वो क्या कर रहा है, किस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है कि वो बच्चा उससे दोस्ती करे, बातचीत करे। जैसे हम ही होते हैं, हम कुछ लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, कुछ लोगों से लिमिट से बात करना पसंद करते हैं, कुछ लोगों से सिर्फ काम से काम तक बात करना पसंद करते हैं। तो वो क्या है, हमारा इंटरेक्शन है हर किसी से, हमको पता है कि किससे कितनी बात करनी है। तो वैसे ही बच्चा है, जब वो स्कूल में आता है तो वो बहुत चीज़ें सीखता है, वो बिहेवियर सीखता है, वो बहुत चीज़ें बहुत लोगों से ग्रैस्प करता है, बहुत कुछ। सिर्फ एक शिक्षक ही बच्चों को नहीं सिखाता है, बच्चे आपस में भी खुद जो साथ रहते हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। तो क्या होता है, जो बच्चे हैं उनको एक पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए होती है। पर्सनल गाइडेंस मतलब एक इमोशंस को लेके, है ना। कभी क्या होता है, हम अपनी फीलिंग जो है किसी को बता नहीं सकते हैं, लेकिन जब टीचर या फिर जो एक काउंसलर है, वो भी एक टीचर ही है, तो जब बच्चा उससे अपनी बातें साझा करता है तो उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो किन चीज़ों से डील कर रहा है, तो ये बच्चे से बात करके पता चलता है। और टीचर हर एक बच्चे को उस बेसिस पर, जिस बेसिस पर वो टीचर से बच्चा जो है उन दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, उस बेसिस पे क्या होता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो पर्सनल गाइडेंस इज रिलेटेड टू अपनी मतलब जो अपनी निजी जिंदगी भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, घर में माहौल कैसा है, कुछ घर की बातें वो शेयर करना चाहता है, कुछ करियर ऑप्शन को लेकर डील करना चाहता है, या फिर उसके मन में बहुत टॉपिक्स हो सकते हैं जो पजल कर रहे हैं उसे। तो पर्सनल गाइडेंस में सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, अब आता है तीसरा जो मैंने लिखा है, वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस का मतलब है, जैसे कि आपने सुना होगा ना, वोकेशनल कोर्सेज, कुछ कोर्सेज या फिर वोकेशनल कोर्सेज का गाइडेंस का सिंपल मतलब ये है कि जैसे किसी बच्चे की किसी एक चीज में पकड़ अच्छी है, मान लो अभी यहाँ पर हम एजुकेशन को साइड रख दो, यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि किसी बच्चे की स्केचिंग अच्छी है ना, कोई बच्चा गाता बहुत अच्छा है, कोई बच्चा पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, कोई बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है, तो उस बच्चे को उसकी क्वालिटी, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस चीज का बेनिफिट बताना, उस चीज का करियर ऑप्शन बताना। ओके, तो उस चीज के बारे में भी क्या होता है, बच्चे को समझाना होता है। अब आता है
कि नीड फॉर गाइडेंस, की जो गाइडेंस की नीड क्यों है। इससे पहले मैंने आपको समझा दिया है कि गाइडेंस के टाइप्स क्या हैं, गाइडेंस क्या होती है, गाइडेंस की ज़रूरत किस तरीके से बच्चों को पढ़ रही है और टीचर किस तरीके से उनको समझाते हैं और किस किस तरीके की जो है गाइडेंस होती है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है नीड फॉर गाइडेंस, की जो मार्गदर्शन है उसकी ज़रूरत क्यों है बच्चों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टू प्रोवाइड वोकेशनल डेवलपमेंट। वोकेशनल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना मतलब उनमें जो क्वालिटीज़ है, उनमें जो हुनर है, उस क्वालिटी को क्या करना, डेवलप करना। मीन्स उसको उभार कर बाहर लाना, उसे उसमें और निखार कर कर उसे बाहर लाना, मतलब ताकि उनमें जो क्या है वोकेशनली उस चीज़ का डेवलप हो सके। वोकेशनली मतलब वो उस क्वालिटी को, उस अपनी जो क्वालिटी है उनकी, उस क्वालिटी को कैसे विकसित करके उससे और काम कर सके, उससे और कैसे फायदा उनको मिल सके। ओके, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स। अब गाइडेंस जो है बच्चों को, बच्चे को बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हैं तो वो बच्चे ही, अब उन्हें तरह तरीक़ा की चीज़ें क्या होंगी, अब उन्हें जिज्ञासा होती है जानने की, हर चीज़ जानने की। अब वो चीज़ें क्या करते हैं, चीज़ों के बारे में देखते हैं, परखते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें वो समझ में नहीं आ पाती हैं उनकी। तो क्या करते हैं, बहुत चीज़ों को वो एक तरीके से सोच लेते हैं कि यार ये ऐसा नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो गाइडेंस की ज़रूरत उन्हें इसलिए है ताकि जो जो परेशानी उन्हें हो, उस परेशानी का क्या हो सके, हल उन्हें मिल सके। टू फुलफिल द डेफिशिएंसीज ऑफ द होम। अब देखो बच्चा क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा घर में बहुत चीज़ें नहीं बोल पाता है। तो क्या होगा, घर में बहुत बार बच्चा बोल भी नहीं पाता। दूसरी बार क्या होता है, कभी कभी किसी घर वाले ऐसे होते हैं कि कि उनको पता ना हो कि क्या चीज़ किस तरीके से करी जानी चाहिए और क्या क्या किस चीज़ के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या कोर्स किया जाना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है, घर वालों को भी जानकारी ज़्यादा नहीं होती है। तो गाइडेंस से क्या होता है, बच्चों को क्या होता है, जो घर घर में उनको जो कमी हो पा रही है घर में, वो कमी पूरी की जा सके। अब टीचर क्या है, एक गाइडर है, एक काउंसलर है ना। एक क्या है, कंप्लीट पैकेज है, क्या है बच्चे को। टीचर क्या बोल सकते हैं हम, भगवान नहीं है बच्चे के लिए, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। टीचर इज़ नॉट अ गॉड बट नॉट लेस देन गॉड। अब बच्चा क्या है, टीचर को एज अ पाथ फाइंडर की तरह मानता है, एज अ पाथ मेकर की तरह देखता है, एज अपना क्या बोलते हैं, एक एम लेके चलता है कि अगर मुझे किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत होगी तो जो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा वो हमारा क्या है, हमारा टीचर है। ओके, तो दूसरा है टू प्रोवाइड गाइडेंस इन द सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज एंड करियर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको अपने करियर रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड, कि उन्हें आगे चलकर क्या करना है, किस चीज़ को उन्हें परस्यू करना चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए, और वो क्या चीज़ करते हैं उसके आगे उनके लिए कैसे और दरवाजे खुल पाएंगे। तो बच्चे किस तरीके से, बच्चों को अपना जो है करियर ऑप्शन, जो अपना पाथ फाइंड करना है, तो उसमें क्या होती है, बहुत मदद मिलती है। इसलिए भी क्या है, गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू कोप अप विद फ्रस्ट्रेशन। अब क्या होता है, देखो बच्चा पढ़ रहा है, बहुत चीज़ों से डील करता है, तो क्या होता है, दिमाग ख़राब भी होता ही है। जब वो पजल होता है, बहुत चीज़ें उसके समझ में नहीं आती है या फिर अपने एक दायरे से बाहर जा रही होती है, तो बच्चा क्या होता है, बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत दिमाग ख़राब भी होता है अपना। ऐसा होता है कि बच्चा क्या होता है, इरिटेशन फील करता है, बहुत इरिटेट होता है और चिड़चिड़ापन शो भी करता है और महसूस भी करता है। तो इन चीज़ों में जब वो एक एक गाइडेंस जब उसे मिलेगी तो क्या है, एक सहारा है, वो एक सहारा है जिस पर वो क्या हो सकता है, एक अपनी आस रख सकता है कि मुझे इस चीज़ से बेनिफिट मिलेगा, मुझे जो चीज़ें मेरे लिए दिक्कत कर रही हैं, इस चीज़ से मुझे क्या होगी, गाइडेंस से मुझे क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। मुझे हर चीज़ में क्लियरिटी मिलेगी, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स, क्लियरिटी ऑफ माइंडसेट, क्लियरिटी ऑफ पाथ, ये सब मिलेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ बताया कि हमें गाइडेंस की ज़रूरत क्यों है, नीड फॉर गाइडेंस, जो मैंने आपको समझाया, कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे थे तो उनके बारे में मैंने समझाया। अब हम देखेंगे कि काउंसलिंग। अब टॉपिक आता है काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या है, तो अब पढ़ते हैं। काउंसलिंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन इन विच वन पर्सन प्रोवाइड स्पेशल असिस्टेंट टू द अदर। अब काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग क्या होता है, जो एक पर्सन है वो दूसरे को क्या करता है, परामर्श करता है, दूसरे को क्या होता है, एक तरीके से उसका क्या होता है, सलाहकार होता है। तो काउंसलिंग क्या होती है, रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में जिसमें एक पर्सन क्या करता है, स्पेशल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है दूसरे को। ओके, इसमें ये है।
According to Erikson, a counseling is a person-to-person relationship in which one individual with problems and needs turn to another person for assistance. कि एक जो व्यक्ति है, एक बच्चा है या फिर कोई एक पर्सन है, व्यक्ति विशेष है, वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियां, अपने कन्फ्यूजन्स, मतलब कोई भी उसे दिक्कत है, उस चीज़ को लेके जाएगा एक सलाहकार के पास, जो उसको उस चीज़ से रिलेटेड क्या करेगा, समझाएगा, उस चीज़ से लेकर उसको क्या करेगा, समझाएगा कि क्या चीज़ कैसे की जानी चाहिए। उसका मतलब एक उसका माइंडसेट क्लियर करेगा, मतलब जब वो कंफ्यूजन में है या फिर कोई डाउट में है, कुछ भी है, मतलब वो तो उन चीज़ों को जो क्लियर करेगा, तो वो क्या करेगा, वो कौन होगा, काउंसलर होगा, जो एक क्लाइंट यहाँ पर मतलब एक बच्चे का। और अगर हम एडोलेसेंस को एक टॉपिक लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर भी हम बच्चे को ही लेके चलेंगे कि एक काउंसलर है, जिसको हम बोलेगा, अगर वो एक टीचर है, कोई काउंसलर है, वो क्या करेगा, अपने क्लाइंट मतलब यहाँ पर बच्चे के क्या है, अपने डाउट्स को क्लियर करेगा, उसकी प्रॉब्लम्स को क्लियर करेगा। ओके, अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, तो मैं उसके बारे में आपको समझाता हूँ। तो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है डायरेक्टिव काउंसलिंग और दूसरा होता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। मैंने यहाँ पर इसके बारे में इतना लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको नॉर्मल समझा देता हूँ कि एक मोटा मोटा कि डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होता है और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होता है। अगर आप देखना चाहेंगे तो अगर हम डायरेक्टिव काउंसलिंग के बारे में बोलें तो जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है वो क्या होता है, इसमें ये काउंसलर सेंटर्ड होता है। इसमें क्या होता है, जो काउंसलर है वो आपको आपकी परेशानियों को पूरे तरीके से समझाएगा। जो इस वाली कंडीशन में क्या होगा, डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होगा, काउंसलर एक्टिव रोल प्ले करेगा, एनालाइज करेगा, किसको, बच्चे की प्रॉब्लम को एनालाइज करेगा, उसे डायग्नोस करेगा, मतलब उसको परेशानी है उसके बारे में, उस समस्या की पहचान करेगा, उसका निदान देगा, उसका सलूशन प्रोवाइड करेगा। और क्या करेगा, एक सेंटर्ड, जिसे हम बोलेंगे ना डायरेक्टिव काउंसलिंग में जो है वो काउंसलर का मेन रोल होगा। और अगर हम दूसरा बोले ना कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होगा, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्लाइंट सेंटर्ड होगी। क्लाइंट सेंटर्ड मतलब यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो चाइल्ड सेंटर्ड होगी। इसमें क्या होगा, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या होगा, जो होगा वो जो क्या बोलते हैं, दिक्कत से जो क्लाइंट जूझ रहा है, जो उसे परेशानी हो रही है, उसे अपनी समस्या को अपने से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें काउंसलर होगा, लेकिन इस वाली में नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है, पर्सन को अपना आप से ही अपनी परेशानियों का हल सोचना पड़ता है, अपना आप से ही अपनी परेशानियों को क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। डायरेक्टिव काउंसलिंग में क्या बोला मैंने कि काउंसलर सेंटर्ड होती है, लेकिन नॉन डायरेक्टिव क्या होती है, वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है। तभी तो यूजुअली देखा गया है कि जो स्कूल लेवल पे होती है वो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है, क्योंकि अगर बच्चे अपनी परेशानी को अपने से ही हल कर सकते तो उन्हें काउंसलर की ज़रूरत ही क्या थी। तो इसीलिए स्कूल लेवल में डायरेक्टिव काउंसलिंग पे ज़्यादा एम्फेसिस किया जाता है, क्योंकि वो क्या होती है, काउंसलर सेंटर्ड होती है। काउंसलर सेंटर्ड मतलब कि काउंसलर उसमें बच्चे की पूरी प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं, सुनेगा, समझेगा, उस बेसिस पर उसको क्या करेगा, सॉल्यूशन देगा। और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग यूजुअली कहाँ देखी गई है, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग देखी गई है अदर देन स्कूल फील्ड, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमें अपनी समस्या का समाधान खुद भी ढूंढना पड़ता है। एक पेशेंट के साथ एक अपनी समस्या को खुद से गहन समझ के कि एक्चुअली में वो समस्या हो क्यों रही है, इसमें भी काउंसलर होगा नॉन डायरेक्टिव में। लेकिन समस्या का समाधान क्या होता है, इंसान अपने से भी कर सकता है। ओके, और डायरेक्टिव काउंसलिंग में काउंसलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन नॉन डायरेक्टिव में काउंसलर का एक पैसिव रोल है। एक्टिव रोल वही करेगा नॉन डायरेक्टिव में जो जूझ रहा है परेशानी से। और क्या बोलते हैं कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है वो कम टाइम कंज्यूम करती है, क्योंकि उसमें एक काउंसलर प्रॉपर आपको गाइडेंस दे रहा है। वेयर एज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या है, टाइम को ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि उसमें आपको खुद से गहराई में जाकर चीज़ों को समझना पड़ेगा। ओके, तो डायरेक्टिव काउंसलिंग और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग मैंने आपको छोटा मोटा समझा दिया है। ओके, और याद रखना है स्कूल लेवल पे क्या होती है, डायरेक्टिव काउंसलिंग भी होती है। अब देखो,
अब यहाँ पर लिखा है कि नीड फॉर काउंसलिंग, कि काउंसलिंग की नीड क्यों है। व्हेन एन इंडिविजुअल इज मेल एडजस्टेड एंड नीड्स डायग्नोसिस बाय एक्सपर्ट। अब देखो काउंसलिंग की नीड क्यों है, जब किसी को कोई दिक्कत हो रही होगी। अब देखो जब हमें कोई दिक्कत होती है तभी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो बेवजह हम तो नहीं पहुंच जाएंगे ना किसी के पास, डॉक्टर के पास कि डॉक्टर ऐसा वैसा तैसा। तो जब हमें कोई दिक्कत हो रही है तभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो इन द सेम मैनर इस एडोलेसेंस की एज में बच्चों को बहुत क्या होती है, चीज़ों से वो डील करते हैं, बहुत नई चीज़ें सीखते हैं, उनको अपने करियर से लेकर हर चीज़ के बारे में जानना होता है। उनके अंदर इंक्लूसिवनेस भी होती है कि किस चीज़ को क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो बच्चों की अपनी जिज्ञासा, अपनी चीज़ें या फिर अपनी कोई प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को हल करने के लिए क्या है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। व्हेन एन इंडिविजुअल हैज़ प्रॉब्लम बट ही इज़ अनेबल टू डील विद इट एंड रिक्वायर्स एन एक्सपर्ट और एन एक्सपीरियंस पर्सन। देखो सिंपल वही है, क्योंकि अब जब हम किसी व्यक्ति विशेष के पास या फिर किसी बच्चे के पास जब खुद से वो सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा होगा तभी तो वो दूसरे के पास जा रहा है। तो यही है, क्योंकि उसे दूसरे की ज़रूरत है चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए। उनको एक तरीके से, एक प्रॉपर मैनर में, एक मैनेजमेंट क्राइटेरिया में तरीके से समझने के लिए उन्हें ज़रूरत है। इसलिए वो क्या है, काउंसलर के पास जा रहे हैं, इसलिए वो परामर्श लेने जा रहे हैं। व्हेन एन इंडिविजुअल नीड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व द पर्सनल प्रॉब्लम्स। अब वही है, प्रॉब्लम्स पर्सन टू पर्सन वेराई करती है, तो अपनी प्रॉब्लम्स का क्या बोलते हैं उसे, प्रॉब्लम्स का समाधान पाने के लिए वो क्या करते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं। स्टेप्स इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग। अब देखो स्टेप्स क्या क्या हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है उस प्रॉब्लम को समझना। अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम जो हो रही है उसके पीछे कारण क्या है, कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल एंड एबिलिटीज, फिर जिसको वो प्रॉब्लम हो रही है उसकी पोटेंशियल और उसकी एबिलिटीज़ जानना है कि जो प्रॉब्लम हो रही है किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या है, क्या वो इंसान उस चीज़ से डील कर सकता है, नहीं कर सकता, उन इंसान को समझना कि वो कैसी कैपेसिटी रखता है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो उसके बाद क्या होता है, पूरी प्रॉब्लम सुनने के बाद, समझने के बाद, जानने के बाद काउंसलर क्या होता है, उसे गाइडेंस और काउंसलिंग, उसे मार्गदर्शन, उसको परामर्श देता है उस बेसिस पर कि किस तरीके की प्रॉब्लम आपको हो रही है और कैसे आपको उस चीज़ से डील करना है। एंड फॉलो द प्रोग्राम। और क्लाइंट का और बच्चे का, जैसे क्लाइंट से पर मतलब है चाइल्ड, और चाइल्ड का काम क्या होता है, जो काउंसलर उसे गाइडेंस दे उस गाइडेंस को प्रॉपरली फॉलो करना, कि कैसे आप इस चीज़ से, जिस चीज़ से आप जूझ रहे हैं या फिर जिस चीज़ की समस्या आपको है, जिस चीज़ को लेकर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है या फिर आप ओवर थिंक कर रहे हैं या फिर आपको समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो आप ऐसा ऐसा करिए तो आपको इस चीज़ में क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो ये था स्टेप। उसके बाद है रोल ऑफ काउंसलर। तो काउंसलर का क्या रोल होता है, टू हेल्प द स्टूडेंट नो हिज एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। काउंसलर का काम होता है कि बच्चे को समझाना कि आपकी क्या क्षमता है, आपकी क्या खूबियां हैं, आपका रुचि किस चीज़ में है, बच्चे को समझाना कि आप किस चीज़ में ज़्यादा क्या है, इंटरेस्ट दिखाते हैं, किस चीज़ को आप और अच्छे से कर सकते हैं, किस चीज़ में आपके हाथ में सफाई है, कोई क्या चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। टू टेक अप फॉलो अप सर्विस, टू अरेंज फॉर करियर कॉन्फ्रेंस। अच्छा, तो सिंपल ये है कि बच्चे को समझाना कि जब वो बच्चे को उसका गहनिक तरीके से कर लेता है, उसके बारे में समझ लेता है, तो बच्चे को समझाना कि आप किस चीज़ को आपको चुनना चाहिए, या फिर आपका करियर है, या फिर किन चीज़ों को आपको लेके चलना चाहिए। ओके, टू अरेंज फॉर ग्रुप गाइडेंस, टू गिव इंडिविजुअल काउंसलिंग टू द स्टूडेंट हु नीड्स टू बी हेल्प्ड। बच्चे को समझाना, हर बच्चे को एक पर्टिकुलरली सिंगली हैंडल करना काउंसलर का काम होता है। कि काउंसलर की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अब एक बच्चा जैसे कुछ अपने बारे में पूछना चाह रहा है तो हम 10 बच्चों के सामने नहीं बैठा देंगे ना उसे, हर कोई पर्सनली डील करना चाहता है काउंसलर के साथ और अपनी प्रॉब्लम से पर्सनली उसको शेयर करता है कि मुझे ये दिक्कत है, और तब उन बेसिस पे क्या है वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो रोल काउंसलर का क्या है, बच्चे को इंडिविजुअली बच्चे को समझाना है। और कभी जो क्या है, काउंसलर एक ग्रुप में भी गाइडेंस देता है, एक तरीके से भी समझाता है। जो चीज़ें सिंगली हैंडल्ड हो जाएंगी उनको सिंगली हैंडल करो, जिसका समाधान ग्रुप में दिया जाना चाहिए। कुछ चीज़ें, बहुत चीज़ें ऐसे भी निकलती कि कुछ चीज़ें कॉमन होती है, तो अगर वो काउंसलर उस चीज़ को
सबके सम्मुख भी समझाना चाह रहा है तो वो ये भी कर सकता है। और ऐसा भी तो हो सकता है कि जब वो सेशन का क्या बोलते हैं एंड अप करे तो वो बच्चों कुछ पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स ढूंढकर ऐसा करे कि ये कुछ कॉमन पॉइंट ऐसे निकाले कि जो यूजुअली बच्चों को दिक्कत कर रहे हैं तो उनको एज अ क्या बोल सकते हैं ग्रुप समझाए। ओके, टू एडमिनिस्टर एंड इंटरप्रेट साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब बच्चों का क्या करें, वो मेंटल एबिलिटी जो उनकी है उसके बेसिस पर भी उनका जो टेस्ट ले, उनके बेसिस पर वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। काउंसलर का काम ये भी होता है कि इस चीज़ से भी बहुत चीज़ें जो काउंसलर है वो जज कर सकता है एक बच्चे के बारे में, कैसा वो सोचता है, क्या उसकी थिंकिंग स्किल है, उसकी एबिलिटीज़ क्या है सोचने की। ओके, और अब देखो सजेशन क्या क्या हो सकते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए कि काउंसलिंग क्यों जरूरी है और किस तरीके से स्कूल लेवल पे या फिर हर एक लेवल पे जो है, फिलहाल अभी स्कूल लेवल बोलेंगे, लेकिन काउंसलिंग क्यों एजुकेशन के हर एक लेवल पे जरूरी है। स्कूल शुड हैव अ फुल टाइम काउंसलर। स्कूल में क्या होना चाहिए, एक फुल टाइम काउंसलर होना चाहिए। स्कूल में जो काउंसलर की नीड है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिंपल एक सेशन लेके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। एक परमानेंट काउंसलर क्या है स्कूल में होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम तो कभी भी आ सकती है ना बच्चे को, दिन देखकर तो नहीं आती प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम है उसका निदान बच्चे को जल्द से जल्द मिल सके। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो एकदम से उस चीज़ को क्या कर सके, सॉल्व कर सके। ओके, तो स्कूल में काउंसलर परमानेंट होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं, परमानेंट काउंसलर होना चाहिए। ट्रेनिंग कॉलेजेस में ऑफर अ कोर्स इन गाइडेंस एट बीएड एंड एमएड लेवल। अब देखो स्कूल लेवल में क्या होना चाहिए। अब देखो जैसे हमने भी बीएड किया है तो बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ एजुकेशन में बीएड और एमएड के दौरान क्या होना चाहिए, कोर्सेज में क्या होना चाहिए इस दौरान, इन कोर्सेज ये जो डिप्लोमा हम कर रहे हैं बीएड वगैरह जो हम ये कर रहे हैं बैचलर इन एजुकेशन जो हमने कोर्सेज किए हैं, इन कोर्सेज के दौरान भी इसमें क्या होना चाहिए, एक गाइडेंस का सब्जेक्ट टाइप होना चाहिए। और या फिर अगर सब्जेक्ट नहीं तो इस दौरान जिस दौरान हम ट्रेनिंग करते हैं तो उस दौरान ये सब चीज़ें क्या हैं सिखाई जानी चाहिए। अब हमने भी फ्यूचर एक टीचर बनना है तो हमको भी क्या करना है, बच्चों से डील करना है, तो हमको भी एज अ गाइडर क्या करना है, एक रोल प्ले करना है। तो बच्चे को इसी लेवल से क्या करना चाहिए, सब कुछ सिखाया जाना चाहिए। ओके, एटलीस्ट 1 period a week in a timetable should be provided for providing counseling to the student। अब आपने देखा होगा कि बहुत कम होता है कि मतलब जो काउंसलिंग का टाइम पीरियड होता है वो स्कूल में बहुत कम रखा जाता है। तो कम से कम आपका क्या होना चाहिए, वीकली हफ्ते में एक बार क्या होना चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग की जानी चाहिए। ओके, ये मैंडेटरी होना चाहिए। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में बी एस्टैब्लिश्ड एट स्टेट एंड रीजनल लेवल। और जब एक स्टेट लेवल पर और रीजनल लेवल पर, मतलब जो हम जिस राज्य वगैरह में रह रहे हैं, जब एक या फिर किसी एक पर्टिकुलर अगर हम शहर की बात करें सबसे पहले, तो हर एक शहर में एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो काउंसलिंग को एक महत्वपूर्ण कंडीशन समझे। उसको सिर्फ ऐसे ना समझे कि मतलब कि हाँ आप हल्के में ले रहे हैं, इस चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। एक काउंसलर एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक तरीके से एक होता है ना कि बच्चे का भविष्य जो हो रहा है वो सेटअप हो रहा है, और ग्रास रूट लेवल से अगर हम इस चीज़ को सही कर देंगे ना तो बच्चों को करियर में या फिर अपनी जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना बच्चा बहुत जल्दी डील कर देगा। और धीरे धीरे करके पता है ना आपको, जैसे बच्चे की एज भी बढ़ रही है तो धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम से खुद ही डील करना शुरू कर देगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में जब बच्चा नई नई चीज़ों से डील कर रहा होता है तो काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी, उसे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ को जो ये काउंसलिंग का एक मुद्दा है ना, एक छोटा सा एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज़ को एक बड़ी चीज़ लेके चलना है कि हाँ जो काउंसलिंग एक कंपलसरी काइंड ऑफ अ थिंग करो, कि जो ये बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बच्चे इंक्विजिटिव हैं, बच्चे ऊर्जावान हैं, बच्चे बहुत अपने मन में पजल क्रिएट करते हैं। तो उस पजल को सॉल्व करना क्या है, एक काउंसलर का काम है, और उस बेसिस पर बच्चे को गाइडेंस देना एक काउंसलर का काम है। और मैं हमेशा बोलूँगा टीचर का जो रोल होता है ना चिल्ड्रन के लाइफ में, उसके क्या बोलते हैं लाइफ को शेप करने में बहुत बड़ा होता है। और हमेशा बोलूँगा कि टीचर क्या है, एक पाथ फाइंडर है, एक गाइडर है, एक क्या है मेंटोर जो है बच्चे के लिए, वो टीचर ही है सब कुछ। तो जो काउंसलिंग है तो इट्स लाइक कि
टीचर भी जो है बच्चों की काउंसलिंग, लगातार बच्चों की काउंसलिंग उन्हें करती रहनी चाहिए। तो आशा करूँगा जो आज का टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। ये सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट की जो क्या बोलते हैं, ये जो स्लाइड है मैंने अभी रखी इसमें, तो आप देख लीजिएगा कि ये सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। और आशा करता हूँ जो मैंने आपको समझाया होगा अपने नोट्स के माध्यम से वो आपको समझ में आया होगा। ये एक छोटी पहल है मेरी तरफ से कि मैं आपको अपने नोट के माध्यम से, जो नोट्स मैंने बनाए थे उसके माध्यम से जो हैं जो डाउट्स हैं वो क्लियर करूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं हैंड रिटन नोट्स भी बनाऊंगा, क्योंकि देखो क्या फ़र्क है चाहे मैं आपको क्या बोलते हैं टाइप करके दूं या फिर हैंड्स रिटन नोट दूं, लेकिन अभी क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, मेरे पे टाइम की भी थोड़ी कमी रहती है, तो मैं भी अपने नोट्स के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे करके। आगे चल के जब मुझे लगेगा कि हाँ टाइप करना चाहिए तो उसके बाद मैं टाइप करके भी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। लेकिन जब तक मुझे लगता है कि हाँ मैं नोट के माध्यम से पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने अपने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं, तो मैं अगर नोट के माध्यम से पढ़ा सकता हूँ तो मैं तब तक आपको नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊँगा। तो मैं MSc B.Ed वाला आपसे इजाज़त चाहूँगा और आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कभी कोई गलती हो जाए मुझसे उसके लिए माफ़ करना। थैंक यू।